ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था एक अच्छा क्वेश्चन था किसके ऊपर, YDAC विद वाइट लाइट के साथ। ठीक है, हमें समझ आ गया था कि जो सेंटर वाला पॉइंट होगा स्क्रीन पे, वहां पे तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, बाकी स्क्रीन पे कहीं और हमें व्हाइट कलर की ब्राइट फ्रिंज नहीं मिलेगी। कहीं कहीं पे हो सकता है कुछ कलर्स का मैक्सिमा ओवरलैप कर जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे कलर्स का मैक्सिमा दोबारा कहीं पे ओवरलैप कर जाए। ठीक है ना। वहां हमें पता भी लग गया था कि भाई सबसे पास जो मिनिमा बनने वाला है वो किसका बनने वाला है, वायलेट का बनने वाला है। सबसे पास मैक्सिमा जो बनने वाला है वो भी वायलेट का बनने वाला है। क्लियर है, इस पे हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज जो हमें शुरू करना है वो है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक है, मैंने इसका डेली लाइफ एग्जांपल बताया था थोड़ा सा, कि अगर वाटर के ऊपर ऑयल वगैरह स्पिल हो जाता है तो हमें रेनबो टाइप उसके ऊपर कलर दिखने लगता है। ठीक है ना, वाटर के ऊपर कोई भी चीज अगर फैल जाएगी, पानी के ऊपर फैल जाए, तो अगर आप उसे धूप में देख रहे हो तो आपको ऐसा दिखेगा कि उसके ऊपर ढेर सारे कलर्स हैं। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वाटर के ऊपर ऑयल की एक थिन लेयर होती है। उस थिन लेयर को आप थिन फिल्म भी बोल सकते हो। ठीक है ना, और जो लाइट उसके ऊपर गिर रही होती है उसका क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस। तो ये चीज समझने के लिए पहले हमें एक चीज समझनी होगी, वो ये है कि क्या होता है व्हेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टेक्स प्लेस। कोई मुझे बता सकता है क्या होता है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टेक्स प्लेस। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन एक डेंसर मीडियम से हो, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि इस तरह से मान लो मिरर है, या चलो मिरर नहीं लेते, हम कोई मीडियम की बाउंड्री ले लेते हैं। ठीक है ना, मान लो कि मैं बोल देता हूं कि यहाँ पे हमारा म्यू 1 है या म्यू रेयरर है और यहाँ पे म्यू डेंसर है। ठीक है, और लाइट की रे आके इस तरह से गिरती है, इंसिडेंट होती है, तो एक लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी। तो क्या इस रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में कुछ चेंज होता है? क्वेश्चन समझने की कोशिश करो मेरी। ये मैं आपको इस चैप्टर में बता भी चुका हूं। अगर लाइट रे एक डेंसर मीडियम से टकराती है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अगर लाइट रे एक डेंसर मीडियम से टकराती है तो फेज चेंज ऑफ पाई टेक्स प्लेस। पाई का फेज चेंज जो है आ जाता है, यानी डेल्टा फाई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में पाई होता है, या डेल्टा एक्स अगर मैं बोलूं तो ये λ/2 का होता है। जैसे ही रे किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी, उसका पाथ लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, λ/2 से। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था। तो ये अगर डेंसर मीडियम है, यहाँ पे अगर इसका फेज में 0 मान लूं तो इसका फेज जो होगा वो पाई होगा। ये आपको याद रखना है। समझ आती है क्या बात? सिमिलरली अगर ऐसी एक मीडियम की बाउंड्री दी गई है जहां एक रेयर मीडियम नीचे है और डेंसर मीडियम ऊपर है, और लाइट रे आके इस तरह से इंसिडेंट होती है जिसका फेज मैंने 0 ले लिया है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, क्या उसके फेज में कोई चेंज आएगा? अगर रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है, ये तो मैंने डेंसर के लिए लिया था, दूसरी चीज मैं ले रहा हूं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम, तो फिर कोई फेज चेंज नहीं आता। यहां भी मैं क्या लिखूंगा, 0। ठीक है ना, समझ आ रही है बात? या फिर ऐसा भी देख सकते हैं, अगर आने वाली रे पहले से कोई फेज पाई लेके आई थी, तो रिफ्लेक्टेड भी कितना लेके जाएगी, पाई ही लेके जाएगी, क्योंकि कोई फेज चेंज नहीं होना चाहिए, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का सेम होना चाहिए। तो इफेक्टिवली एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और अगर लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे का फेज चेंज पाई से हो जाता है, और अगर वो एक रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो फिर कोई फेज चेंज नहीं होता है। समझ आई बात? ये वैलिड है सभी ट्रांसवर्स वेव्स के लिए। लाइट भी क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है, तो ये उसके लिए वैलिड है। अब चल लेते हैं अपने थिन फिल्म इंटरफेरेंस पे।
इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, ठीक है ना। तो जनरली ऑयल वगैरह की लेयर जो होगी वो बहुत ही थिन होगी, तो मैं इस तरह से उसे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। अब मैंने काफी बड़ी बनाई है ताकि हम समझ सकें। तो ये आपकी जो है थिन फिल्म है, ऐसा मान लेता हूं मैं, ठीक है ना। और मान लो कि मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि यहाँ एयर है और यहाँ भी एयर है, और यहाँ पे कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ओके। एक लाइट रे आती है और यहाँ पे गिरती है, इसे मैं इंसिडेंट रे कह देता हूँ। अब एक चीज देखो, हमने जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा था तो या तो रिफ्लेक्शन होता था या तो रिफ्रैक्शन होता था। हमने कहा था कोई एक फिनोमेना ही होता है, लेकिन जनरली आपको पता है नॉर्मल लाइफ के अंदर दोनों फिनोमेना एक साथ हो रहे होते हैं। कभी भी 100% लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ रिफ्रैक्शन भी होता है, कुछ ट्रांसमिशन भी होता है, कुछ एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन को तो निग्लेक्ट करना है, लेकिन ये मानना है कि हर इंटरफेस पे, यानी जहाँ पे भी लाइट टकरा रही है वहां पे रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, पर रिफ्रैक्शन भी होगा, ठीक है। तो वो मानते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लाइट टकराई तो ऑब्वियसली वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी और कुछ वो रिफ्रैक्ट भी होगी, कह सकता हूं मैं। फिर आगे जाके वो दूसरे वाले इंटरफेस से टकराएगी, तब भी उसका क्या होगा, एक बार तो रिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं, और फिर से उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से आपको ये भी पता होगा कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये पैरेलल स्लैब है। हालांकि उस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज हो गई। फिर ये जो रे आगे चली गई थी, इसका फिर यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है, तो उसका फिर रिफ्लेक्शन होगा और उसका कुछ रिफ्रैक्शन भी होगा, कह सकता हूं कि मैं नहीं, समझ आ रही है बात। मैंने यहाँ पे क्या किया है, बस हर रे जब भी किसी इंटरफेस से टकराती है तो एक उसकी रिफ्रैक्टेड रे बना दी है और एक उसकी रिफ्लेक्टेड रे बना दी है। क्या ये क्लियर है सभी को, कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। मान लो कि हमें दिया हुआ है कि टी जो है, टी है आपकी थिकनेस ऑफ फिल्म। तो आप कहां से देख रहे होते हो, आप जनरली ऊपर से देख रहे होते हो फिल्म के। तो मान लो कि यहां हमारी आंख है, तो होता क्या है ना कि आपकी आंख में जनरली दो रेज, जो दो कॉन्जिक्यूटिव रेज आपकी आंख में जा रही होती हैं, एक तो होती है जो सरफेस पे डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से आपकी आंख में जा रही है, ये वाली रे, और एक होती है जो अंदर गई थी मीडियम में, उसका फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, तब निकली और तब जा रही है आपकी आंख में। तो ऐसा लगेगा कि दो सोर्सेज से क्या हो रहा है, लाइट आ रही है। तो इन दोनों रेज का, इसको अगर मैं नाम दे दूं वन, रे वन, और इसे मैं नाम दे दूं रे टू, तो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ रे वन एंड रे टू टेक्स प्लेस, ऐसा हो जाता है। अब ये तो ऑब्वियस बात है कि दो ही रे नहीं आती होंगी, रेज तो बहुत सारी आती होंगी, लेकिन इस फिनोमेना को पढ़ने के लिए मैं सिर्फ दो रेज के इंटरफेरेंस को स्टडी कर लूंगा, क्योंकि आगे तो स्टोरी जो है वो रिपीट होने वाली है, वो आपको अभी समझ आ जाएगा कैसे, ठीक है। तो मैं इन्हीं दो रेस को यहाँ पे स्टडी करने वाला हूँ। अब इंटरफेरेंस पढ़ना है तो आपको पता है कि इंटरफेरेंस में सबसे जरूरी चीज है फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस पता कर लेना। तो मैं वही करना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि जो दो रेज मेरी आंख में जा रही हैं उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस है या नहीं। तो मान लो मैंने यहाँ पे 0 फेज ले लिया इंसिडेंट का, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस रिफ्लेक्टेड का, रिफ्लेक्टेड रे वन का फेज क्या होगा, क्या वो 0 होगा या फिर वो पाई होगा। दो ही ऑप्शन आपके पास है, चैट में लिखो तो सीख पाओगे, ठीक है, आलस मत दिखाओ ज्यादा। 0 होगा या पाई होगा, ओके। तो जैसा कि हम जानते हैं भाई कि यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ है डेंसर मीडियम से, म्यू ऑब्वियसली बड़ा है 1 से, तो यहाँ जो फेस हो गया होगा वो होगा पाई, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये जो अंदर रिफ्रैक्टेड चली गई है इसका क्या होगा, 0 या 1। जो रिफ्रैक्टेड गई है अंदर इसका क्या होगा, 0 या पाई, मेरा मतलब है
ब्लू से जिसे मैंने शेड किया है, जिस रे को, इस वाली रे को मैं जानना चाहता हूं कि इसका फेज क्या होगा, 0 या पाई। याद करो स्ट्रिंग वेव्स, ये ट्रांसमिटेड वेव है। ट्रांसमिटेड वेव में कभी भी फेज चेंज नहीं आता है। सभी लोग मिठाई खिलाएं मृगांका को उल्टा आंसर देने के लिए, बाकी सब लोग सही आंसर दे रहे थे। भाई सारी कहानी तो रिफ्लेक्टेड की है। रिफ्लेक्टेड रे अगर डेंसर से आई है तो पाई का चेंज आएगा, अगर रेयरर से आई है तो पाई का चेंज नहीं आएगा। पर ट्रांसमिटेड में तो कभी चेंज आता ही नहीं है, तो ट्रांसमिटेड का फेज तो अभी भी क्या रहने वाला है भाई, 0। बात समझ आई कि नहीं? फिर यहाँ पे आप देखो, फिर रिफ्लेक्शन हुआ है। तो अब जो ये रे है, जैसे कि आप देख सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो जिसपे मैं अभी ड्राइंग कर रहा हूं, इस पे मैं क्या लिखूंगा, 0 या पाई? 0 या पाई? 0 या पाई? और फिर से मृगांका जी गलत, बताइए आपकी, आपके लिए मैं इसमें फिर लिखूंगा 0। क्यों? क्योंकि इस बार मेरा रिफ्लेक्शन रेयरर मीडियम से हुआ है, तो जो इंसिडेंस का फेज था वही रिफ्लेक्टेड का भी फेज होना चाहिए, तो कोई फेज चेंज नहीं आने वाला। बात समझ आई कि नहीं? यहां फिर से क्या आएगा, 0 ही आएगा। और इसमें जो बाहर गई है, उसमें जो बाहर गई है उसमें भी भाई 0 ही आएगा, क्योंकि ट्रांसमिटेड में तो कभी चेंज होता ही नहीं है। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, एक रे फिर रिफ्लेक्ट हुई है। अरे क्या इसमें कोई फेस चेंज आएगा? क्या इसमें कोई फेस चेंज आएगा या 0 ही लिखा जाएगा? फिर से रिफ्लेक्शन जो है वो रेयरर मीडियम से हुआ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये फिर से 0 ही रहेगा। और ट्रांसमिटेड में तो कभी फेस चेंज होता ही नहीं है, तो इसमें भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? फिर ये आगे जाएगी कुछ इस तरह से, और ये सेम चीज चलती रहेगी जीवन भर। यहां से एक और रे निकल रही होगी, उसमें भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी बाकी किसी में भी फेस का चेंज नहीं आने वाला है। क्या ये बात आपको क्लियरली समझ आ रही है? तो अब अगर हम बात करें इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस सौरभ जी आप बार बार कैमरे पे दिख रहे हैं, आपको ज्यादा शौक है क्या? इंटरफेरेंस ऑफ 1 एंड 2, 1 और 2 का मैं अगर इंटरफेरेंस करूं तो आपको समझ आ रहा होगा कि उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। 1 और 2 के बीच में फेज का डिफरेंस जो है वो है पाई। बात समझ आई कि नहीं? उनमें पहले से ही फेज का डिफरेंस कितना है, पाई। ये हो गया इनिशियल फेज डिफरेंस, ये हो गया इनिशियल फेज डिफरेंस। अब 1 और 2 जो रेज हैं, क्या वो इक्वल पाथ चल के आंख के अंदर गई हैं? क्या 1 और 2 ने इक्वल पाथ कवर किया है? नहीं। आप देख सकते हो भाई कि दोनों ने अलग अलग पाथ कवर किया है। 1 तो यहां से सीधे ऐसे चली गई, लेकिन 2 ने ये पाथ जो है, ये पाथ उसने एडिशनल कवर किया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हमें? बस, तो हमें यही पाथ कैलकुलेट करना है। समझ पा रहे हो? तो जनरली आप क्या करोगे, नियर नॉर्मल इंसिडेंस लोगे, नियर नॉर्मल इंसिडेंस लोगे। इसका मतलब क्या है, थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा हम कैसा लेते हैं, बहुत स्मॉल लेते हैं। तो ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, मैं अगर नाम दे दूं इसे ए बी सी, जो आपका एक्स्ट्रा पाथ है डेल्टा एक्स, जिसे हम कह रहे हैं एबीसी लेंथ जो है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं ऑलमोस्ट लिख सकता हूं क्या, 2t। ठीक है ना? ये रे थोड़ी सी स्लैंट है, पर नियर नॉर्मल इंसिडेंस पे इसे हम लगभग क्या मान सकते हैं, सीधी ही मान सकते हैं। मैंने ये कंसीडर कर लिया है कि रे इस तरह से आई और टकरा के ऐसे ही लौट गई है। तो थिकनेस कितनी हो गई, कितना पाथ उसने एक्स्ट्रा कवर किया, 2t पाथ उसने एक्स्ट्रा कवर किया। तो ये तो कौन सा पाथ है उसका, ये उसका ज्योमेट्रिकल पाथ है। हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस तो किससे आता है, ऑप्टिकल पाथ से।
ऑप्टिकल पाथ इस रे ने कितना कवर किया होगा, डेल्टा एक्स, तो वो होता था म्यू इंटू टी। तो यहाँ 2t है तो 2 म्यू टी। बात समझ आई कि नहीं आई? 2 म्यू टी उसका एक्स्ट्रा पाथ है। तो जब भी थिन फिल्म से रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरफेरेंस होता है तो वो जो एक्स्ट्रा पाथ चलती है दूसरी रे वो होता है 2 म्यू टी। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना? फॉर्मूला एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है ना? अभिनवा जी का कोई डाउट है? ए और बी तो अलग सोर्स नहीं हो सकता। कौन ए और बी मालिक? ए और बी तो कोई है ही नहीं यहाँ। दो लाइट आ गई ना बेटा, दो सोर्स से लाइट आना, तो सोर्स तो हम बनाते थे ना, याद नहीं है क्या? YDSC में भी आपने एक सोर्स से दो सोर्स बनाए थे, यहाँ भी तो वही हुआ है। दो जगह से लाइट आ रही है, दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है, ठीक है? तो ये हो गया उसका एक्स्ट्रा पाथ। तो अब आपको अगर कैलकुलेट करना है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी अब मैं जानना चाहता हूं कि मान लो सिर्फ रेड कलर की लाइट अगर गिर रही थी और मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे कैसा कलर दिखाई देगा? क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी या मिनिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी? तो आपको पता है कि भाई मैक्सिमा बनने के लिए, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की कंडीशन क्या है? तो भाई मैक्सिमा बनने की, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की जो कंडीशन है कि टोटल पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल हो जाना चाहिए। अब अभी जस्ट हमने देखा कि टोटल पार्ट डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 2 म्यू टी, है कि नहीं? क्या सिर्फ यही पार्ट डिफरेंस है? नहीं, तो मैं अब पिक्चर में दिखाई दिया है कि भाई एक फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का पहले ही आ गया है, और उस पाई फेज डिफरेंस पाई का पहले ही आ गया है, और उस पाई चेंज की वजह से पाथ डिफरेंस कितने का आता है? लैम्डा बाय 2 का। यानी एक लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस पहले से है। क्लियर है कि नहीं है? लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस पहले से। तो मैं सिंपली ये कह दूंगा कि 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2 ये इक्वल हो जाना चाहिए एन लैम्डा के। इसमें किसी को कोई डाउट या कष्ट है? क्या किया मैंने? 2 म्यू टी जो कि क्या था, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, प्लस लैम्डा बाय 2 जो कि रिफ्लेक्शन की वजह से आया, ये सब मिलके क्या हो जाना चाहिए? एन लैम्डा के इक्वल हो जाना चाहिए। तो अगर आप लॉजिकली चलो तो अभी भी मैक्सिमा की कंडीशन यही है, लेकिन अब हम समझ जाते हैं कि हर बार ये टर्म हमारे पास आने वाली है, तो इसका दूसरा फॉर्मूला ही बना दिया जाता है कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स नॉट जो कि है 2 म्यू टी, ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके? 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के। बात समझ आ रही है? तो जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हम जनरली क्या पढ़ लेते हैं कि भाई मैक्सिमा की जो कंडीशन है वो कंडीशन वो वाली है जो पहले हमने किसकी पढ़ी थी? मिनिमा की पढ़ी थी। बात समझ आई कि नहीं? मैक्सिमा की जो कंडीशन आई है ये वो कंडीशन है जो कि किसकी आई थी? मिनिमा की आई थी। तो इसलिए बच्चे याद रखते हैं कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन रिवर्स हो जाती है। लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि भाई ये तो 2 म्यू टी की कंडीशन है, सिर्फ इस पाथ के लिए ये कंडीशन आ गई है क्योंकि ये फॉर्मूले में पहले से डाल दिया गया है। मैक्सिमा की कंडीशन कभी नहीं बदल सकती। मैक्सिमा की इनिशियल कंडीशन तो हमेशा यही रहने वाली है कि टोटल पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? एन लैम्डा होना चाहिए। यहाँ रिफ्लेक्शन हमेशा होगा, उसकी वजह से लैम्डा बाय 2 हमेशा आएगा, तो उसे पहले ही फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। बात समझ आ रही है नहीं? सिमिलरली मैं अगर बात करूं मिनिमा की, कि मिनिमा बनने के लिए क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि डेल्टा एक्स टोटल जो है ये होना चाहिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, और मैं कह सकता हूं कि 2 म्यू टी प्लस एन
2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2, ये होना चाहिए 2n-1 लैम्डा बाई 2। बात समझ आई कि नहीं? और यहां से हमें कंडीशन मिल जाती है डेल्टा एक्स नॉट यानी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, जो कि है 2 म्यू टी, ये क्या हो जाना चाहिए n लैम्डा। अरे क्लियर हुई क्या बात? क्लियर हुई क्या बात? क्लियर हुई? यहाँ फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला चाहिए। एक्चुअली पाए किसके ऊपर आया है? ऊपर वाली पे आया है ना। पाए हमारी रे 1 पे आया है, तो उसका पाथ लैम्डा बाई 2 बढ़ना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे माइनस कर लेना चाहिए ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में, तब ये फॉर्मूला आएगा। क्योंकि 2 म्यू टी पाथ तो नीचे वाली एक्स्ट्रा चली है, पर लैम्डा बाई 2 तो किस में जुड़ा है? ऊपर वाले में जुड़ा है ना। इसे मिटा देते हैं। ये ठीक है, तब कैंसिल आउट होके आपको क्या मिल जाएगा? 2 म्यू टी एन लैम्डा। तो कई बार ये याद रख लिया जाता है कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर थिन फिल्म इंटरफेरेंस, फिल्म फिल्म इंटरफेरेंस इज रिवर्स्ड। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है भाई। आपको समझ आना चाहिए कि भाई हमने लैम्डा बाय 2 जो था ना, उसे पहले से कंसीडर कर लिया है। कई बार बच्चे ये भी गलती कर लेते हैं कि वो 2 म्यूटी लेते हैं, लैम्डा बाय 2 भी लेते हैं और फिर कंडीशन भी रिवर्स कर देते हैं, तो आपने तबाही मचा दिया है कि नहीं। यहाँ कंडीशन रिवर्स ही इसलिए हुई है, फॉर्मूला रिवर्स ही इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने लैम्डा बाय 2 पहले ही कंसीडर कर लिया है। क्लियर है क्या? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। साधारण सा सवाल है। ठीक है ना। तो साइड में एयर है और आपकी थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का म्यू है। ऊपर से आप देख रहे हो लैम्डा जो यूज किया गया है वो 6000 एंगस्ट्रॉम यूज किया गया है। आपको बताना है मिनिमम थिकनेस, मिनिमम थिकनेस of the film to see minimum reflected intensity, minimum reflected intensity। समझ आया? बताओ जरा। देखो, तो मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म टू सी मिनिमम रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, तो आपको समझ आ गया है डेल्टा एक्स हम क्या लेने वाले हैं? सिर्फ 2 म्यू टी, और आपको मिनिमा देखना है। ठीक है ना, मिनिमम इंटेंसिटी आपको देखनी है, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो चुकी है? रिवर्स हो चुकी है, तो ये इक्वल हो जाना चाहिए एन लैम्डा के। तो थिकनेस आपको मिलती है एन लैम्डा बाई 2 म्यू। तो थिकनेस मिनिमम चाहिए तो एन मिनिमम चाहिए। एन मिनिमम कितना ले सकता हूं मैं? 1 ले सकता हूं। ठीक है, तो थिकनेस को मैं क्या रख दूंगा भाई? एन को रख दो आप 1, लैम्डा आपका 6 इंटू 10⁻⁻7 बाई 2 और इंटू 2, या आपको मिल जाएगा कितना? देख सकते हैं हम 1.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर या 0.15 माइक्रोमीटर, ये थिकनेस हो जानी चाहिए। क्लियर है क्या? या 1500 एंगस्ट्रॉम, दोनों सही है। समझ आया? किसी को कोई डाउट? चलो और देख लो एक सिमिलर टाइप का।
तो वही बताना है मिनिमम थिकनेस ऑफ अ सोप फिल्म, minimum thickness of a soap film for constructive interference in reflected light. लैम्डा दिया गया है आपको 750 नैनोमीटर, ठीक है ना, और म्यू लेना है आपको 4/3। बताओ। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ सोप फिल्म फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, कंडीशन रिवर्स होती है डेल्टा एक्स यानी 2 μ t, ये हो जाना चाहिए 2n-1 λ/2, n को रख दो 1 यानी कि λ/2, तो t हमें मिल गया कितना, λ/4 μ। 750 इंटू 10⁻⁹/4 इंटू म्यू है 4/3। इसे सॉल्व करने से नियरली ये आ जाता है 141 नैनोमीटर, लगभग आ जाएगा 141 नैनोमीटर। अरे क्लियर है क्या? बोलो भाई। चलो एक और सवाल। तो दो मीडियम हमारे पास, ये दिया है म्यू 1.45 और ये दिया है म्यू आपको 3.5, और रे इस तरह से आके गिर रही है, चारों तरफ ऑब्वियसली हवा है, एयर है, ओके। तो आपको बतानी है मिनिमम थिकनेस ऑफ सिलिकॉन मोनोऑक्साइड। तुम समझ गए होगे, बुक से क्वेश्चन है ना। तो ये जनरली दिया गया है कि एक सोलर सेल में, जनरली जो सोलर सेल्स होते हैं हमारे पास, सोलर सेल को थिन फिल्म से कोट किया जाता है सिलिकॉन ऑक्साइड की, ठीक है ना। तो ये SiO ले लेते हैं, इसकी थिन फिल्म से कोट किया जाता है आपका जो भी सोलर सेल है, मान लो सिलिकॉन का है, वो इसलिए किया जाता है ताकि रिफ्लेक्टेड हीट का जो लॉस है वो ना हो, एनर्जी ट्रैप्ड रह सके, ठीक। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ सिलिकॉन मोनोऑक्साइड आपको बतानी है टू मिनिमाइज रिफ्लेक्शन लॉसेस, ठीक है ना। इफ वेवलेंथ हम ले लेते हैं 550 नैनोमीटर, समझ पा रहे हो? चलो बताओ भाई। क्वेश्चन समझ आ गया ना, नीचे सिलिकॉन है, उसके ऊपर लेयर है सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की, तो उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए मिनिमम, ताकि रिफ्लेक्शन लॉसेस जो हो सके वो मिनिमम हो इस सोलर सेल के लिए। ट्राई करो। तो भाई तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मिनिमम रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी यानी रिफ्लेक्शन का मिनिमा बनाना है, तो क्या मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए SiO की। तो बस वही बात है, रे इस तरह से आई होगी, यहाँ टकराएगी, ऐसे जाएगी, एक यहाँ से डायरेक्टली गई होगी, इनका इंटरफेरेंस हो रहा है, तो पाथ तो वही है 2 μ t, और आपको बनाना है मिनिमा। तो मिनिमा के लिए कंडीशन रिवर्स हो जाती है, पर यहां नहीं होगी। सवाल इसीलिए अच्छा है कि मिनिमा की कंडीशन थिन फिल्म में बोला गया कि रिवर्स हो जाती है, पर यहां नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जब रे रिफ्लेक्ट होके गई, इसका 0 था तो इसका पाई था। समझ आई कि नहीं ये बात?
इसका 0 था, इसका पाई था, लेकिन इसे देखो, इसका 0 होगा, पर यहां भी तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इसका तो पाई होगा, और ट्रांसमिटेड में चेंज नहीं होता, तो इसका भी क्या रहेगा, पाई रहेगा। तो कंडीशन सेम हो जाएगी, क्योंकि 1 और 2 में कोई फेज डिफरेंस नहीं बचा। अरे बात समझ रहे हो, उसमें तो मैं दोनों साइड पे एयर लेता था, इसमें फिल्म के नीचे भी एक डेंसर मीडियम है, तो इफेक्टिवली रे 1 और रे 2 के बीच में कोई पाथ डिफरेंस रहा ही नहीं, कोई फेज डिफरेंस रहा ही नहीं, तो कंडीशन इज नॉट रिवर्स्ड, कंडीशन रिवर्स नहीं होती है। तो मिनिमम मिनिमा बनाने के लिए आप लैम्डा बाय 2 लोगे, तो थिकनेस आएगी लैम्डा बाय 4 म्यू, यानी कि 550 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू म्यू आपको दिया गया है 1.45। अरे समझ पा रहे हो, ये आता है 94.8 नैनोमीटर। अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से बता देता हूं। मान लो कि ये आपकी थिन फिल्म है, ठीक है ना, और यहां मान लो कि एक डेंसर फिल्म रखी हुई है, डेंसर मीडियम रखा हुआ है, और सराउंडिंग में एयर है। तो अब देखो मैं पूरा ट्रेस करके बता देता हूं कैसा दिखता है। रे इस तरह से आएगी, यहाँ रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ टकराएगी, अंदर जाएगी, फिर यहाँ टकराएगी, बाहर, अंदर, फिर यहाँ टकराना, अंदर और बाहर। अब सभी का अगर आपको फेज लिख के बता दिया जाए तो शायद बात क्लियर हो जाएगी। इसका 0 ले रहे हैं, इसका म्यू ले लेता हूं मैं 2 और इसका ले लेता हूं 4, ऐसी सिचुएशन थी। इसका 0 है, डेंसर से टकराई तो ये पाए, ट्रांसमिटेड में तो कभी होता ही नहीं है। फिर डेंसर से टकराई तो ये पाए, ट्रांसमिटेड में तो कभी होता ही नहीं है। फिर रेयरर से टकराई तो कोई चेंज नहीं, फिर से पाए, ये ट्रांसमिटेड है, इसके अंदर कभी चेंज होता ही नहीं है। फिर रिफ्लेक्शन, इस बार रेयरर से हुआ है, ट्रांसमिटेड में तो होता ही नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो बस आपको ये देखना होता है कि भाई अगर हमारा रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हो रहा है तो हम बदलें फेज, नहीं तो हम फेज क्या रखें, सेम। अरे बात क्लियर हो गई क्या? थिन फिल्म के ऊपर बस यही क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको समझ आ जाएंगे अगर आप ये फील कर जाओ कि कब चेंज आएगा, कब चेंज नहीं आएगा। अगर दो रेज जिनका इंटरफेरेंस हो रहा है उनका फेज डिफरेंस पाई का हो तो कंडीशन रिवर्स करो, अगर पाई का नहीं है तो कंडीशन सेम रखो। अरे क्लियर है? बोलो भाई। चलो, TIR नहीं होता बेटा, ठीक है, TIR नहीं होता है यहाँ। नियर नॉर्मल इंसिडेंस है तो उसमें क्या TIR होगा, ठीक है। तो ये है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये समाप्त हो गया है। एक बार वापस बताऊं तो क्या क्या था इसमें। तो YDSE में पहले था सिंपल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बन रहे थे। उसके बाद आपने बीच में स्लैब घुसा दी थी, फिर आपने रेज को रोटेट कर दिया था, फिर आपने 2 कलर की लाइट ले ली थी, फिर आपने व्हाइट लाइट ले ली थी, फिर आपने मीडियम चेंज करके देख लिया था, फिर आया था आपका थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ये याद रखना है आपको सारी चीजें। क्लियर है क्या? अब इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस होना जरूरी है अगर आप इस चैप्टर पे कमांड पाना चाहते हो तो। ढेर सारी प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये तो किया था किसने, लॉयड ने। उससे पहले एक टाइप का क्वेश्चन चलो और बता देता हूं मैं, मिसलिनियस क्वेश्चन है, वैसे तो कुछ खास नहीं है, पर ऐसा एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो ये देखो, मान लो कि यहाँ हमारे पास एक सोर्स है,
ये तो कई बार क्या करते हैं YDSE को मॉडिफाई करते हैं, तो इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, सबसे हलवा सवाल जो होता है वो यही होता है, ठीक है ना। तो ये जैसे पॉइंट दे दिया है आपको O, ये स्क्रीन है, ये डिस्टेंस D है, ये भी डिस्टेंस D है, यहाँ आपका सोर्स था एक S, ठीक है ना, और ये सोर्स बन गया S1, बेसिकली बीच में एक कार्डबोर्ड लगा दिया है और जगह वहां पे खाली छोड़ दी है, ठीक ना। कार्डबोर्ड के अंदर दो स्लिट बना दी हैं, उनके बीच का सेपरेशन आपको स्मॉल d दे दिया है, ठीक है ना। वेवलेंथ लैम्डा बोली गई है, तो पूछा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ d फॉर डार्कनेस एट O, ठीक है ना। तो देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, बस S1 और S2 पे जो लाइट जाएगी ना S से, वो सेम पाथ चल के नहीं जाएगी, बस यही एक अंतर पड़ता है और कुछ अंतर नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है। तो अब वो यही जानना चाह रहे हैं कि बताओ क्या होना चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल d ताकि O पॉइंट पे डार्कनेस बने। ट्राई करो एक बार। चलो देखो, तो पहले मैं देख लेता हूं कि बेसिकली पाथ डिफरेंस कितना होगा O तक पहुंचने के लिए। तो एक तो ये रे तो सीधी सीधी चली जाएगी, तो S2 से तो रे सीधी सीधी आ गई है, और S1 से कुछ इस तरह से रे जाएगी, ठीक है ना। तो हम समझ सकते हैं कि S1 तक पहुंचने से पहले भी कुछ पार्ट डिफरेंस आया होगा और बाद में भी कुछ पार्ट डिफरेंस आया होगा, आएगा कि नहीं। तो ये लेंथ अगर मैं x बोल दूं तो ये लेंथ भी क्या है, x है। x को क्या कह सकते हैं, x को कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइन, ये आपका x हो गया। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, अगर मैं वैल्यू पूछूं, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, अगर ये डिस्टेंस, इसे अगर हम डेल्टा x बोल दें तो डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस डी, यानी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी, होगा कि नहीं, यही पार्ट डिफरेंस है। तो टिल ओ तक जाने के लिए कितना पार्ट डिफरेंस आया होगा, तो डेल्टा एक्स इधर और डेल्टा एक्स इधर, आएगा कि नहीं। तो टोटल पार्ट डिफरेंस जो होगा वो होगा 2 डेल्टा एक्स, है ना, 2 डेल्टा एक्स, यानी कि 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी। अब क्या कर सकते हैं, ओपन करेंगे, अजम्पशन हमें लेना ही है, तो ये आ गया 2, ठीक है। इसमें से डी स्क्वायर कॉमन ले लो अगर, तो यहां मिलेगा आपको डी 1 प्लस टी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस डी, ठीक है। बायनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं, 2d बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/2 डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 कट गया और ये आपको वैल्यू मिल गई कितनी, डी स्क्वायर बाई डी, यानी ओ पॉइंट तक पहुंचने में ये आपका पाथ डिफरेंस है। तो फॉर मिनिमा क्या हो जाता है, मिनिमा के लिए फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स की वैल्यू जो हो जानी चाहिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो मिनिमम की अगर बात करें, n को मैं अगर 1 ले लूं, सबसे पहला मिनिमा अगर यहाँ पे बनाना है, तो डेल्टा एक्स जो कि है डी स्क्वायर बाई डी, उसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, लैम्डा बाय 2, और डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ लैम्डा डी बाई 2। क्लियर हुआ क्या, और कोई तरीका था ही नहीं, हमें बस पाथ डिफरेंस को इक्वल करना था मिनिमा की कंडीशन जो होती है पाथ डिफरेंस के ऊपर, उसके। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, नहीं। चलो, तो एक आखिरी चीज देख लेते हैं भाई, जो है YDSE जैसी, जिसे कहते हैं लॉयड्स मिरर, ठीक है ना। लॉयड्स मिरर, तो यंग
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली किसने किया था? वैज्ञानिक जिनका नाम यंग था, उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया। उन्होंने एक सोर्स से दो सोर्स कैसे बनाए? उन्होंने एक सोर्स लिया और आगे एक कार्डबोर्ड में दो स्लिट बना दी, जिससे दो सोर्स बन गए। अब बाकी लोगों को भी एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन वो उनका सेटअप तो नहीं यूज कर सकते, तो लॉयड ने क्या किया, अपना सेटअप दिया। उन्होंने कहा कि हम भी दो सोर्सेज बना सकते हैं एक सिंगल सोर्स से। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्क्रीन लेंगे और एक सोर्स लेंगे लाइट का एस, और यहां पुट कर देंगे मिरर। ठीक है ना, यहां पुट कर देंगे हम क्या, मिरर। वाई कांट दे यूज इट? सौम्या जी, अगर वो यूज करेंगे तो उसका क्रेडिट यंग को मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने वो सेटअप बनाया है, और ऑब्वियसली वो जिंदगी भर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही कहलाएगा। लॉयड अपना नाम प्रसिद्ध करना चाहते हैं, तो उन्हें अपना कुछ ढूंढना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे एक मिरर प्लेस कर दूं, प्लेन मिरर, तो हम जानते हैं कि इस एस की एक इमेज बनेगी, बनेगी कि नहीं, इस मिरर के लिए, और वो यहां बनेगी एस डैश। तो कोई भी पॉइंट जब आप स्क्रीन पे लोगे तो दो तरीके से रे वहां पहुंच सकती है। एक तो रे पहुंच सकती है सीधे सीधे चल के, और एक पहुंच सकती है वो रिफ्लेक्शन के बाद। तो इन दो रेस का जब इंटरफेरेंस होगा तो ऐसा लगेगा कि रे कहां से आई है, एस डैश से आई है, और अब ये दो स्लिट्स की तरह काम करेंगे। तो बस सीधी सी बात है, अगर मिरर से आपके सोर्स की हाइट जो है डी है, तो स्लिट्स के बीच की सेपरेशन क्या हो जाती है, 2d हो जाती है। बस इतनी सी बात है। समझ आई क्या बात? क्लियर है? बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। बस आपको एक चीज याद रखनी होगी, जैसा कि हम देख सकते हैं पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वही पाथ डिफरेंस आएगा। देखो जरा, कोई भी पॉइंट अगर आप चूज करते हो, जैसे मैंने वो पॉइंट चूज किया है, तो अब दो सोर्स बन चुके हैं, इनको दो सोर्सेस की तरह ट्रीट करो, तो यही आपका डेल्टा एक्स आने वाला है। ठीक है ना, तो ये एंगल अगर आपका थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो डेल्टा एक्स आपका वही आएगा। बिटवीन स्लिट्स का सेपरेशन 2d हो गया है, तो 2d साइन थीटा बस। और एक चीज खास आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, तो कंडीशन और मैक्सिमा और मिनिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या हो जाएगी, रिवर्स। क्या हो जाएगी, रिवर्स। क्योंकि एक लैम्डा बाय 2 आपको हमेशा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसमें लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस ऐड हो रहा होगा। बिल्कुल इमेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तुम तो ये मान लो एक स्लिट ये है, दूसरी स्लिट ये है। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, ये डिस्टेंस बोल देता हूं मैं कैपिटल डी अगर दिया हुआ है, तो बस बाकी सब कुछ सेम हो जाता है। बीटा की बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा डी बाय 2 इंटू सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। इसे मैं अगर एक्स नाम दे दूं ना, तो 2x, सॉरी लैम्डा डी बाय डी। समझ आ रहा है? ये बीटा हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बस ये याद रखो कि मैक्सिमा के लिए क्या होगा, मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाय 2, और मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, n लैम्डा। और ऐसा क्यों हुआ है वो भी आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक मिरर यूज कर रहे हैं, क्योंकि लॉयड ने एक मिरर यूज किया, इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया लॉयड्स मिरर। बाकी मेथड वही है एकदम से। क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्लियर है? कोई खास नहीं है, एज सच मेन टॉपिक नहीं है ये, ऐसे ही एडिशनल बस लिख देते हैं कहीं पे। ठीक है ना? हम्म, चलो, इस पे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको ज्यादा, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ। फाइंड द इंटेंसिटी, फाइंड द इंटेंसिटी जस्ट अबव पॉइंट ओ। तो ओ पॉइंट से जस्ट ऊपर आपको नेट इंटेंसिटी बतानी है। ये आपका मिरर है और ये आपकी स्क्रीन है।
और ये दोनों जहाँ पे जुड़ रहे हैं वो ही पॉइंट O है। और यहाँ आपका सोर्स रखा हुआ है जिसकी इंटेंसिटी I0 है, और ये सेपरेशन मैं बोल देता हूँ D है, ये आपका कैपिटल D है। ठीक है ना, बताओ। तो इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी जस्ट अबव पॉइंट O। ठीक है, तो जस्ट अबव पॉइंट O बोला है, यानी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, पर आपको मानना है एकदम जस्ट O के ऊपर ही है। तो एक रे तो इस तरह से जाएगी जो डायरेक्ट रे होगी, और दूसरी कैसे जाएगी, रिफ्लेक्शन से। तो वो रिफ्लेक्शन लगभग कहाँ होगा, जस्ट एकदम नीचे ही तो रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो ज्योमेट्रिकली तो पार्ट डिफरेंस कुछ है ही नहीं। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि ज्योमेट्रिक पार्ट डिफरेंस कितना होगा, ज्योमेट्रिक पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स, ये क्या होगा, 0। बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन, डेल्टा एक्स रहेगा कितना, λ/2। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा, नीचे वाली रे का जस्ट रिफ्लेक्शन हुआ है इसलिए λ/2। तो λ/2 पे क्या बनता है, मैक्सिमा या मिनिमा, बोलो भाई। λ/2 पे क्या बनता है, मैक्सिमा या मिनिमा। यहीं लौट जाएगी आधी जनता, देखना। मिनिमा, मिनिमा। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब आई नेट कितना हो जाएगा, 0। अब कोई बोलेगा अभी तो आपने बोला कि कंडीशन रिवर्स हो जाती है। अरे कंडीशन रिवर्स हो जाती है उसका मतलब ये होता है कि डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस जो हम देखते हैं, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, उसकी कंडीशन रिवर्स हो जाती है। ओवरऑल मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन तो सेम ही रहने वाली है ना हमेशा जिंदगी में। डेल्टा एक्स टोटल की अगर मैं बात करूं तो वो पाथ डिफरेंस की वजह से हो सकता है, प्लस रिफ्लेक्शन वगैरह वगैरह की वजह से इनिशियल कुछ हो सकता है। तो इसे हम जब काउंट कर लेते हैं तब टोटल कंडीशन आती है कि नहीं आती। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। तो यहाँ मिनिमा ही बनेगा, मैक्सिमा नहीं बनेगा। भले कंडीशन रिवर्स होती है पर वो तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन रिवर्स होती है ना। यहाँ पाथ तो दोनों का इक्वल ही है, सिर्फ जो उनका पाथ डिफरेंस आ रहा है वो λ/2 आ रहा है। तो अगर λ/2 पाथ डिफरेंस है तो वहां तो मिनिमा ही बनने वाला है। अरे बोलो, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए क्या। अरे यही तो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, अगर कंफ्यूज हो गए इसका मतलब दिमाग नहीं चला पाते आप तेज। अरे डेल्टा एक्स की कंडीशन रिवर्स होती है पगलों। ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि डेल्टा एक्स λ/2 होगा टोटल। टोटल की तो हमेशा वही रहती है, डेल्टा एक्स टोटल ले लिया जाए अगर रिफ्लेक्शन और पार्ट डिफरेंस दोनों को इंक्लूड करके, तो वो तो सेम ही रहती है। थिन फिल्म में भी सेम थी, लॉयड्स मिरर में भी सेम है, वो सब में ही सेम रहती है। तो यहाँ पार्ट डिफरेंस थोड़ी पूछा जा रहा है हमसे, समझ पा रहे हो। पाथ डिफरेंस तो यहाँ 0 है ना, अगर रिवर्स करनी है तो ये मान लो फिर पार्ट डिफरेंस तो 0 है ना। डेल्टा एक्स ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस तो 0 है ना। तो 0 पे तो क्या बनना चाहिए, मिनिमा, क्योंकि कंडीशन रिवर्स हो गई। वो तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन है। देखो मैं अगर यहाँ लिख देता ना कि पाथ डिफरेंस की कंडीशन, पाथ डिफरेंस ये तो 0 है ना, तो इस पे तो फिर बनना चाहिए मिनिमा, क्योंकि कंडीशन रिवर्स होती है, तुम्ही ने तो कहा अभी, है कि नहीं। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, HC वर्मा का क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे तो वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।